नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज हम एक ऐसे विषय पर थोड़ी गहरी चर्चा करने वाले हैं जो आजकल काफी सुर्खियों में है। और ये भारतीय राजनीति में जो जवाबदेही का सवाल है ना, उससे सीधे जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 की। ये बिल मतलब मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने को लेकर एक अहम बदलाव लाने का प्रस्ताव है, खासकर तब जब उन पर कोई गंभीर आपराधिक आरोप लगे हों। हमारे पास इस पर एक काफी डिटेल्ड लेख है और आज हम मिलकर कोशिश करेंगे कि इस बिल की तह तक पहुंचे, समझे कि इसके पीछे की सोच क्या है, इसके लक्ष्य क्या बताए जा रहे हैं, और हाँ, जब ये लागू होगा तो क्या मुश्किलें या कहिए पेचीदियां सामने आ सकती हैं। देखिए, ये मुद्दा उठता कहाँ से है। भारतीय राजनीति में ना एक अजीब सी कशमकश हमेशा से रही है। एक तरफ तो जनता चाहती है कि नेता नैतिक हों, साफ छवि वाले हों। दूसरी तरफ राजनीति का अपराधीकरण, ये भी एक सच्चाई है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब मामला तब और गंभीर हो जाता है जब कोई मंत्री या मुख्यमंत्री जिन पर गंभीर आरोप हैं, वो हिरासत में है और फिर भी अपने पद पर बने हुए हैं। इससे कहीं ना कहीं वो जो शासन पर भरोसा होता है ना, उसमें कमी आती है। तो इसी माहौल में ये बिल सामने लाया गया है। इसका सबसे अहम मतलब मुख्य प्रावधान क्या है, वो ये कि अगर कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसी ऐसे अपराध के सिलसिले में जिसकी ज्यादा से ज्यादा सजा 5 साल या उससे ऊपर की कैद है, लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है, चाहे वो पुलिस कस्टडी हो या जुडिशियल कस्टडी, तो उन्हें या तो खुद इस्तीफा देना होगा या फिर ये मान लिया जाएगा कि उनका पद अपने आप खाली हो गया है, उन्हें हटा हुआ मान लिया जाएगा। अच्छा, मतलब पहली नजर में देखें तो ये राजनीति साफ करने की तरफ एक बड़ा मजबूत कदम लगता है ना? हाँ, ऊपरी तौर पर तो यही लगता है। तो चलिए अब इसकी गहराई में उतरते हैं। ये बिल हमारे संविधान के तराजू पर कहाँ खड़ा है, और जो इतना सीधा साधा दिख रहा है, क्या उसके पीछे कुछ गहरे सवाल भी हैं? बिल्कुल। ये बिल सीधे सीधे संविधान के 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में बदलाव की बात करता है। आर्टिकल 75 जो केंद्र के मंत्रियों से जुड़ा है, आर्टिकल 164 राज्यों के मंत्रियों के लिए, और आर्टिकल 239 AA जो दिल्ली के मंत्रियों के लिए है। इन तीनों में एक बात कॉमन है, वो ये कि मंत्री जो हैं वो राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यानी ड्यूरिंग द प्लेजर अपना पद धारण करते हैं। लेकिन ये जो प्रसाद शब्द है ना, इसका मतलब कोई खुली छूट नहीं है। अच्छा, मतलब ये प्लेजर या प्रसाद मनमाना नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। अदालतों ने कई बार ये साफ किया है, जैसे शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य का केस था या हाल का नबाम रेबी वाला मामला। कोर्ट्स ने कहा है कि ये प्रसाद मनमाना नहीं हो सकता, इसे संवैधानिक नैतिकता और कानून के दायरे में ही देखना होगा। यानी किसी मंत्री को हटाने का फैसला भी संवैधानिक सिद्धांतों के हिसाब से ही होना चाहिए, यूं ही नहीं। और यहाँ पर SR बोम्मई बनाम भारत संघ केस का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। वो एक लैंडमार्क जजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में संवैधानिक नैतिकता को शासन का एक मूल सिद्धांत बताया था। कोर्ट ने कहा था कि हमारे जो लोकतांत्रिक संस्थान हैं वो सत्यनिष्ठा और जवाबदेही के दम पर ही टिके रह सकते हैं, मजबूत बन सकते हैं। इसके बाद फिर मनोज नरूला बनाम भारत संघ मामला आया। उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने और भी साफ तौर पर मंत्री पद पर नियुक्ति के नैतिक पहलू पर बात की थी। मैंने पढ़ा था उसके बारे में। जी, कोर्ट ने चिंता जताई थी कि जिन लोगों पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं उन्हें एग्जीक्यूटिव पावर यानी मंत्री पद नहीं मिलना चाहिए। हालांकि उस वक्त कोर्ट ने सीधे तौर पर ऐसे लोगों को हटाने का कोई आदेश तो नहीं दिया था, लेकिन इशारा बिल्कुल साफ था कि भाई नैतिकता जो है वो हमारे संवैधानिक ढांचे का एक जरूरी हिस्सा है। तो ये बिल एक तरह से उसी दिशा में कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, तो ये बिल एक तरह से अदालतों द्वारा जो नैतिक उम्मीदें जताई गई थीं, उनको कानून का रूप देने की कोशिश है। लेकिन जैसा कि हमारे स्रोत लेख में भी इशारा किया गया है, इस बिल की जो मंशा है ना, वही शायद इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी बन सकती है। सबसे पहला और बुनियादी सवाल तो निर्दोषिता की अवधारणा का है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। ये सिद्धांत कि भाई जब तक कोई दोषी साबित ना हो जाए उसे निर्दोष माना जाएगा, ये तो हमारे संविधान के आर्टिकल 21 मतलब जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक बहुत अहम हिस्सा है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही सबसे बड़ा कंसर्न है। सिर्फ गिरफ्तारी और हिरासत में होने के आधार पर बिना किसी अदालती फैसले के, बिना आरोप तय हुए ही किसी को मंत्री पद से हटा देना,
ये कहीं ना कहीं उस मौलिक संवैधानिक सिद्धांत को कमजोर करता है। और यहाँ हमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) को भी देखना होगा। ये धारा कुछ गंभीर अपराधों में दोषी पाए जाने पर सांसदों और विधायकों की डिस्क्वालिफिकेशन की बात करती है। हाँ, लिली थॉमस केस वाला मामला। बिल्कुल। लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जैसे ही कोई सांसद या विधायक दोषी ठहराया जाता है, कन्विक्ट होता है, उसकी सदस्यता तुरंत खत्म हो जाएगी। पहले वो जो 3 महीने का वक्त मिलता था ना अपील करने के लिए, जिसमें वो मेंबर बने रह सकते थे, कोर्ट ने उसे खत्म कर दिया था। तो वहां डिस्क्वालिफिकेशन का आधार है दोष सिद्धि, मतलब कन्विक्शन। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में डिस्क्वालिफिकेशन होती है कन्विक्शन यानी दोष सिद्धि के बाद, सिर्फ गिरफ्तारी या हिरासत से नहीं। लेकिन ये नया बिल तो मंत्रियों के लिए सिर्फ हिरासत को ही पद से हटने का आधार बना रहा है। ये तो एक अजीब सा विरोधाभास हो गया। हाँ, बिल्कुल। और यहीं से एक और कॉम्प्लिकेशन खड़ा होता है। ये बिल मंत्रियों को हटाने के लिए एक तरह से 2 रास्ते बना रहा है। आर्टिकल 75 में क्लॉज 5A, 164 में 4A और 239AA में 5A जोड़कर। एक रास्ता तो ये है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति या राज्यपाल मंत्री को हटा सकते हैं। ये तो पहले भी था। लेकिन अब अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ऐसी सलाह नहीं देते हैं तो 30 दिन की लगातार हिरासत पूरी होने पर मंत्री अपने आप पद से हट जाएगा। डीम्ड वेकेशन। अरे, इससे तो पूरी प्रक्रिया के राजनीतिकरण का दरवाजा खुल सकता है। कैसे? ऐसे कि मान लीजिए एक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अपने किसी करीबी मंत्री को बचाना चाहें तो वो 30 दिन तक हटाने की सलाह ही ना दें और फिर मंत्री को खुद ही हटना पड़े। दूसरी तरफ कोई विरोधी दल का मंत्री हो तो शायद फौरन सलाह दे दी जाए या फिर जानबूझकर 30 दिन का इंतजार किया जाए ताकि वो अपने आप हट जाए। सही कहा। ये तो फिर जवाबदेही तय करने के बजाय राजनीतिक सुविधा का मामला बन जाएगा। बिल्कुल। और ये पक्षपात की संभावना को तो बढ़ाता ही है, जो कि संवैधानिक नैतिकता के ही खिलाफ है। इसके अलावा एक और बड़ी विसंगति पैदा होती है, वो है विधायकों और मंत्रियों के साथ बर्ताव में अंतर। जैसा हमने अभी बात की, सांसद और विधायक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत तभी अयोग्य होते हैं जब उन्हें दोषी ठहराया जाता है, कन्विक्ट किया जाता है। लेकिन इस बिल के तहत एक मंत्री को सिर्फ 20 दिन हिरासत में रहने पर ही पद छोड़ना पड़ सकता है, भले ही उस पर अभी दोष साबित न हुआ हो। ये तो वाकई में अजीब स्थिति है। मतलब टेक्निकली देखें तो कोई विधायक जो किसी अपराध में दोषी ठहराया जा चुका है, कन्विक्ट हो चुका है, वो शायद तब तक मंत्री बना रह सकता है जब तक आरपीए के तहत उसकी सदस्यता रद्द ना हो जाए। लेकिन एक ऐसा मंत्री जिस पर सिर्फ आरोप है और वो 30 दिन से हिरासत में है, उसे पद छोड़ना पड़ेगा। कहने को तो ये एग्जीक्यूटिव पद के लिए ऊंचे मानक तय कर रहा है, पर ये संवैधानिक व्यवहार में जो एकरूपता होनी चाहिए उसे खत्म कर रहा है। और इसका एक नतीजा ये भी हो सकता है कि जो योग्य और सक्षम लोग हैं वो शायद मंत्री पद लेने से ही हिचकिचाएं। क्यों? उन्हें लगेगा कि भाई सिर्फ आरोपों के आधार पर बिना साबित हुए उन्हें अपने साथी विधायकों की तुलना में कहीं ज्यादा कठोर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ये कहीं ना कहीं गवर्नेंस की क्वालिटी पर भी असर डाल सकता है। स्रोत लेख में एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम का जिक्र है जिसे रिवॉल्विंग डोर कहा गया है, मतलब आते जाते रहने वाला दरवाजा। हाँ, वो क्या है? ऐसा इसलिए क्योंकि बिल ये तो कहता है कि 30 दिन हिरासत में रहने पर मंत्री को हटना होगा। ठीक है। लेकिन बिल इस बात पर चुप है कि हिरासत से रिहा होने के बाद क्या उसे फिर से मंत्री नियुक्त किया जा सकता है या नहीं। हाँ, और ये गंभीर चिंता है। जरा सोचिए, एक सिचुएशन, किसी मुख्यमंत्री को 31 दिन के लिए हिरासत में लिया जाता है। बिल के मुताबिक उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। कुछ दिनों बाद उन्हें जमानत मिल जाती है। राज्यपाल उन्हें तुरंत फिर से मुख्यमंत्री नियुक्त कर देते हैं। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल। अब इस पूरे एपिसोड में राज्य को हफ्तों तक राजनीतिक अस्थिरता झेलनी पड़ी, शासन का काम ठप रहा। लेकिन क्या इसे नैतिक जवाबदेही का जो असली मकसद था वो पूरा हुआ? शायद नहीं। ये तो खिलवाड़ जैसा हो गया। बिल्कुल। इस तरह की अस्थिरता न केवल शासन को कमजोर करती है, बल्कि ये कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को भी बढ़ावा दे सकती है। पॉलिटिकल पार्टीज शायद कानून को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगे, सिर्फ अपने विरोधियों को एग्जीक्यूटिव पदों से हटाने या अस्थिर करने के लिए। ये तो बिल के मूल उद्देश्य के ही खिलाफ चला जाएगा। ये सारी चिंताएं तो अपनी जगह बिल्कुल जायज है, लेकिन हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। राजनीति में जो अपराधीकरण बढ़ रहा है वो समस्या भी तो असली है, उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। ये कड़वी सच्चाई है जिसे आंकड़े भी साफ दिखाते हैं। उदाहरण के लिए
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR और नेशनल इलेक्शन वॉच ने जो 2024 के आम चुनावों का एनालिसिस किया था, हाँ, उनके आंकड़े तो काफी चौंकाने वाले होते हैं। बिल्कुल, उनके मुताबिक 543 जीतने वाले सांसदों में से 241 यानी करीब 46% ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए थे और इनमें से भी कई पर तो गंभीर आपराधिक मामले थे, सीरियस क्रिमिनल केसेस। और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 2019 में ये 43% था, 2014 में 34% और 2009 में सिर्फ 30% था। मतलब पिछले 15 सालों में क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले सांसदों के जीतने का प्रतिशत लगभग 55% बढ़ गया है। ये आंकड़े वाकई में सोचने पर मजबूर करते हैं। ये आंकड़े निश्चित रूप से बहुत चिंताजनक हैं और ये इस बात पे जोर देते हैं कि कुछ ना कुछ कदम उठाने की जरूरत तो है। जनता की जो अपेक्षाएं हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसा कि स्रोत लेख भी इशारा कर रहा है, इस बिल का जो तरीका है वो शायद कुछ ज्यादा ही सीधा और कठोर है और ये निष्पक्षता के सिद्धांत और शासन की स्थिरता दोनों के लिए खतरा बन सकता है। हमें शायद एक ज्यादा संतुलित रास्ते की जरूरत है। संतुलित रास्ता मतलब एक ऐसा रास्ता जो साफ सुथरी राजनीति के संवैधानिक लक्ष्य को भी हासिल करे, लेकिन साथ ही हमारे जो डेमोक्रेटिक सेफगार्ड्स हैं, जैसे कि निर्दोषिता की अवधारणा, फेयर ट्रायल का अधिकार, उन्हें कमजोर किए बिना। ये बैलेंस साधना ही सबसे बड़ी चुनौती है। तो क्या स्रोत लेख कुछ समाधान या सुधार भी सुझाता है? क्या इस बिल को बेहतर बनाया जा सकता है? हाँ, लेख में कुछ संभावित सुधारों का जिक्र जरूर है। एक सुझाव ये है कि मंत्री को हटाने का आधार सिर्फ गिरफ्तारी या हिरासत ना हो। तो फिर क्या हो? बल्कि कोई न्यायिक पड़ाव हो, जैसे कि किसी सक्षम अदालत द्वारा आरोप तय किया जाना, जिसे फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस कहते हैं। अच्छा, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। हाँ, इससे ये सुनिश्चित होगा कि केवल वही मामले पद से हटाने का कारण बने जिनमें पहली नजर में, मतलब प्राइमा फेसी, कुछ वजन हो और सिर्फ राजनीतिक मंशा से की गई गिरफ्तारियों के आधार पर मंत्री को ना हटाया जा सके। ये तो एक अहम सुझाव लगता है। इससे प्रक्रिया में एक जुडिशियल फिल्टर जोड़ जाएगा। और क्या सुझाव है? एक और सेफगार्ड हो सकता है एक स्वतंत्र समीक्षा तंत्र बनाना, इंडिपेंडेंट रिव्यू मैकेनिज्म। वो कैसे काम करेगा? जैसे मान लीजिए कोई जुडिशियल ट्रिब्यूनल या कोई पैनल बनाया जाए जो ये देखे कि क्या वाकई मंत्री को हटाने की जो शर्तें हैं वो पूरी हुई हैं। इससे एग्जीक्यूटिव यानी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की मनमानी पर थोड़ी रोक लगेगी और ये सुनिश्चित होगा कि कानून का इस्तेमाल निष्पक्ष तरीके से हो रहा है। इसी तरह एक और विकल्प हो सकता है कि सीधे पद से हटाने के बजाय जब तक मुकदमा चल रहा है तब तक मंत्री के कामकाज को अंतरिम रूप से निलंबित कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए। सस्पेंशन, उससे क्या होगा? उससे शासन भी चलता रहेगा और जवाबदेही का सिद्धांत भी बना रहेगा। पद खाली नहीं होगा, लेकिन मंत्री अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा जब तक कि मामला साफ न हो जाए। और शायद एक बहुत जरूरी बात जो लेख में कही गई है वो है बिल के दायरे को लेकर, स्कोप। हाँ, वो क्या है? अब ये कहता है कि कोई भी अपराध जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा है वो इस बिल के दायरे में आएगा। सुझाव ये है कि इसे और साफ किया जाए और शायद इसे केवल नैतिक अधमता यानी मॉरल टर्पिट्यूड वाले अपराधों तक सीमित रखा जाए। नैतिक अधमता जैसे ऐसे अपराध जो समाज की नज़र में गंभीर रूप से अनैतिक माने जाते हैं। मान लीजिए भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी या कोई गंभीर हिंसा का मामला, और खास तौर पे भ्रष्टाचार से जुड़े अपराध। सही कहा, क्योंकि 5 साल की सजा वाले अपराधों की लिस्ट तो काफी लंबी हो सकती है और उसमें ऐसे अपराध भी शामिल हो सकते हैं जो शायद उतने गंभीर नैतिक पतन को ना दिखाते हों जितना कि भ्रष्टाचार या दूसरे गंभीर अपराध। दायरे को सीमित करने से इसका फोकस सही रहेगा और शायद दुरुपयोग की संभावना भी कम होगी। तो कुल मिला के देखें तो ये जो संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 है, ये राजनीति में नैतिकता का एक ऊंचा मानदंड स्थापित करने की एक कोशिश तो है। भ्रष्टाचार और अपराधीकरण से परेशान आम नागरिक शायद इसका स्वागत भी करे कि चलो कुछ तो कड़ा कदम उठाया जा रहा है, लेकिन इसकी जो मौजूदा रूपरेखा है, जैसा हमने चर्चा की, वो न्याय के सिद्धांतों और शासन की स्थिरता के साथ इसके टकराव के जोखिम को नजरअंदाज करते हुए सी लगती है। चलिए मुख्य बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं संक्षेप में। बिल का मकसद साफ है, राजनीति को साफ सुथरा बनाना, हिरासत में बंद मंत्रियों को पद से हटाना,
बिल का मकसद साफ है, कैसे काम करेगा। 5 साल या उससे ज्यादा सजा वाले अपराध में लगातार 30 दिन हिरासत में रहने पर इस्तीफा देना होगा या अपने आप पद से हट जाएंगे। बिल का मकसद साफ है। बड़ी चिंताएं क्या हैं? सबसे बड़ी, निर्दोष साबित होने तक निर्दोष माने जाने के सिद्धांत से टकराव। फिर विधायकों और मंत्रियों के लिए अलग अलग नियम बन जाना, प्रक्रिया का राजनीतिक इस्तेमाल होने का खतरा, और वो आते जाते रहने वाले दरवाजे यानी रिवॉल्विंग डोर वाली समस्या जिससे अस्थिरता बढ़ सकती है। बिल का मकसद साफ है। सुधार कैसे हो सकते हैं? हटाने को गिरफ्तारी के बजाय आरोप तय होने जैसे न्यायिक पड़ाव से जोड़ना, एक स्वतंत्र समीक्षा कमेटी बनाना, हटाने के बजाय सस्पेंड करने का विकल्प रखना, और बिल का दायरा केवल नैतिक अधमता और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अपराधों तक ही सीमित करना। स्रोत लेख का निचोड़ यही लगता है कि ये बिल नैतिकता की जरूरत और निष्पक्षता के सिद्धांत के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। ये बिल अभी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास है। हाँ, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। हाँ, तो ये बहुत जरूरी है कि जेपीसी इन सभी चिंताओं पर ध्यान से विचार करे और इसमें ऐसे सुधार करे ताकि अपने लक्ष्य को भी हासिल करें और साथ ही हमारे जो संवैधानिक सुरक्षा उपाय हैं उनका राजनीतिक हथियार के तौर पर दुरुपयोग भी ना हो पाए। तो इस सब का असली मतलब क्या निकलता है? शायद ये भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए एक और परीक्षा की घड़ी है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये बिल दिखाता है कि किसी भी लोकतंत्र में ना हमेशा एक तरह का तनाव बना रहता है। टेंशन। किस तरह का तनाव? एक तरफ जनता का दबाव होता है कि भाई भ्रष्टाचार और अपराध पर फौरन और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्विक एक्शन, और दूसरी तरफ कानून के बुनियादी सिद्धांत होते हैं जैसे निर्दोषिता की अवधारणा, निष्पक्ष प्रक्रिया, जिन्हें बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। ये बिल इस बात का एक सटीक उदाहरण है कि जब हम कानून के जरिए नैतिकता लागू करने की कोशिश करते हैं तो कितनी जटिल संवैधानिक चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। ये सिर्फ एक कानूनी ड्राफ्ट नहीं है, बल्कि ये इस बात का आईना है कि हमारा समाज जवाबदेही और प्रक्रियात्मक न्याय मतलब प्रोसीजरल जस्टिस के बीच सही संतुलन कैसे खोजना चाहता है, और ये बहस शायद आगे भी चलती रहेगी। ये चर्चा वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है। हमने देखा कि ये बिल मंत्री बनने के बाद हटाने की व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान दे रहा है और उसकी अपनी चुनौतियां हैं जिनका हमने जिक्र किया। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है जो शायद और भी गहरा है। वो क्या? क्या हमें कुछ ऐसे सिस्टमैटिक बदलावों की जरूरत है जिससे गंभीर आपराधिक आरोपों वाले व्यक्ति मंत्री पद तक पहुंचे ही नहीं, मतलब अपॉइंटमेंट स्टेज पर ही कुछ हो? संवैधानिक नैतिकता जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट ने भी की है, उसे नियुक्ति या चयन प्रक्रिया में ही कैसे बेहतर ढंग से शामिल किया जा सकता है ताकि ऐसे हालात पैदा होने की नौबत ही कम आए जहां किसी मंत्री को हिरासत में होने की वजह से हटाने की जरूरत पड़े। ये एक ऐसा विचार है जिस पर शायद और मंथन करने की जरूरत है। और इसी विचार के साथ आज की इस गहन पड़ताल को हम यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।